नमस्कार। स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान और आज बात करेंगे पाठ 4 की। और पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो पाठ है पाठ 4 है। तो इस पाठ की हम बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन की हमें समझ होनी चाहिए क्योंकि कार्बन के ही ऊपर ये चैप्टर बात करेगा और उससे बनने वाले यौगिक जो हैं उनके बारे में चर्चा होनी है। तो कार्बन देखिए, कार्बन को रसायन विज्ञान में हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है? वो 12 होता है। तो परमाणु क्रमांक को बच्चों नीचे लिखा जाता है, परमाणु भार को लिखा जाता है ऊपर। तो ये हमें बात इतनी पता होनी चाहिए और रहती भी है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, कार्बन जो है पृथ्वी की भूप्रपटी में यानी कि भूप्रपटी में खनिज के रूप में कितना पाया जाता है? तो ये 0.02% उपस्थित होता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी जो सजीव संरचनाएं हैं कार्बन पर आधारित हैं। जैसे कागज हम ले लें, प्लास्टिक ले लें, चमड़े ले लें एवं रबर ले लें, इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन से ही सभी संरचनाएं जो होती हैं मिलके बनती हैं। अब जैसे ये कागज वगैरह है, इसमें भी ये कार्बन ही होता है, ठीक है। इसमें भी कार्बन उपलब्ध होता है। तो और वो किससे कागज बनते हैं? पेड़ पौधों से बनते हैं। तो यानी कि सजीव संरचनाएं हैं, इनमें भी कार्बन होता ही है। तो ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ तत्वों के बारे में, सामान्य तत्वों के बारे में। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले नंबर पे लिखा है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या अभी हमने बताई थी कितनी होती है? 6 होती है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब लिखेंगे तो आप इसका लिखेंगे 2,4। हाइड्रोजन का तो आपको पता है, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और परमाणु संख्या जो होती है वो 1 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो लिख लें 1 ही लिखेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन का वो से प्रदर्शित करते हैं 8 इसका परमाणु संख्या रहती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6। और नाइट्रोजन का यहाँ पे लिखेंगे 7 होता है, तो 2 और 5 और 2 और 5 यानी कि 7 हो जाएगा। टोटल योग जो है वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, परमाणु संख्या के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को S से करते हैं, ऑक्सीजन को O से करते हैं और नाइट्रोजन को N से करते हैं प्रदर्शित। तो ये अभी सामान्य जानकारी थोड़ी हम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये बाहर वाले जो कोष हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन देखने हैं। इसमें जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो तत्व है मिलकर के दूसरे तत्वों से मिल जाते हैं। तो ये क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि ये बाहरी कोष पूर्ण नहीं भरे हैं। तो ये फिर पूर्ण कब भरे होते हैं? जब इनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 18 हो जाएं या 32 हो जाएं, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो इसको कहा जाता है स्थायी विन्यास। और वो तत्व स्थायी हो जाता है। जैसे इसके कार्बन है, तो कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। तो कार्बन जो है 4 और इलेक्ट्रॉन चाहता है, समझ रहे हैं? तो कार्बन जो है 4 और इलेक्ट्रॉन
पसंद करता है कि उसे कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं। इसीलिए बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात हम बताने वाले हैं, जो कार्बन रहता है उसकी संयोजकता की बात करें या वैलेंसी की बात करें तो वो 4 होती है। इस तरीके से ये 4 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन से जुड़ता है। ठीक है, यानी कि इसकी वैलेंसी आप लिखेंगे तो वो कितनी लिखेंगे, वो 4 लिखेंगे आप। ऐसे ही जितने तत्व थे उनके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन कम हैं तो वह उतनी ही वैलेंसी की बात करेगा। जैसे अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन की बात समझ लीजिए, इसके बाहरी कोश में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन रखने की बात नहीं की जाती है। केवल हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसके अगर बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वह स्थायी हो जाता है। लेकिन ये 2 वाली बात जो है सिर्फ हाइड्रोजन पे ही लागू होती है और किसी पे नहीं। बाकी सभी के पे 8 हो, 18 हो या 32 हो तो 8 तो हो जाएंगे। 18 बड़े बड़े तत्वों के लिए बात की जाती है, यहाँ पे उतने बड़े तत्व भी हमने बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का हमने लिखा था कितना, 2 और 6, 2 और 6, तो इसके पास 6 है तो इसे 2 इसकी संयोजकता की बात करें तो 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेना पसंद करेगा किसी के साथ, तभी इसके पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नाइट्रोजन है तो इसका परमाणु क्रमांक 7 है तो ये 2 और 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन और लेना पसंद करेगा, इसीलिए इसकी संयोजकता की बात करें तो ये 3 हो जाती है। ठीक है, तो छोटा छोटा अभी बात समझ में नहीं आएगी, जैसे ही हम बात आगे बढ़ाएंगे तो हमें बात समझ में आने लगेगी। चलिए हम अभी शुरू कर इसी में आगे बात करेंगे अब सहसंयोजी आबंध। ठीक है, तो आबंध क्यों बनते हैं, पहली बात तो हमें यही पता होनी चाहिए आबंध बनते क्यों हैं, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। सहसंयोजी आबंध काफी पूछा जाता है बच्चों से। तो सहसंयोजी आबंध, ये आबंध क्यों बनते हैं, आबंध को देखिए कुछ लोग बंध भी कहते हैं और कुछ लोग इंग्लिश में की बात करें तो बॉन्ड भी कहते हैं। तो आबंध, बंध और बॉन्ड, तो इनको लेके आपके मन में कोई भ्रम ना रहे, ये स्थिति आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये बंध इसीलिए बनते हैं, अभी हमने बताया था वैलेंसी इनकी पूरी होती नहीं है, और जिनकी पूरी होती नहीं है तो वो अस्थायी होते हैं। तो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके अपनी वैलेंसी पूरी करते हैं, यानी कि अपने आप को स्थायी बनाने के लिए ये संयोजन करते हैं, सहसंयोजी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने परिभाषा में क्या लिखा है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हमने बात की है कि यहाँ पे कोई परमाणु ए है, राइट, ठीक है, और उसके पास उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होता है, ये भी ध्यान रखनी है। तो ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और प्लस ये बी है, इसके पास भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं ए और बी, और अपने आप को दोनों क्या कर लेते हैं, स्थायी बना लेते हैं। अब ए के पास भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन से बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन था उससे साझेदारी कर ली है, और बी के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनाया गया है इसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास ये भी स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया साझेदारी के द्वारा। पहले इसके पास 1 था, अब पहले इसके पास भी 1 था, लेकिन ये जो बॉन्ड बनाया दोनों ने मिलके, ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिले आपस में तो एक बॉन्ड बन गया, तो अब ये साझेदारी हो गया, अब ये दोनों स्थायी हो गए, और अब ये ए और बी नहीं रह गया, ये क्या हो गया, ए बी इसे कहेंगे आप, ये भी यौगिक बन गया। तो इस बात को अभी हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेके, यानी कि जो सहसंयोजी आबंध जो है वो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो सहसंयोजी आबंध कहलाता है छात्रों। अब ये सहसंयोजी आबंध के बारे में हमें पूरी बात समझ लेनी चाहिए,
यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे हम खाली पेज एक ले लेते हैं तो वहां पे बात कर लेते हैं। चलिए इस पेज पे बात कर लेते हैं। अब हम सहसंयोजी शब्द का प्रयोग किया गया है, इस शब्द को आपको समझ लेना है। ठीक है, अब सहसंयोजी का मतलब क्या होता है? सहसंयोजी का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की तो बात हम समझ चुके हैं, बट बात यह है कि जैसे ये अभी एक कोई है तत्व और दूसरा तत्व जो है बी है, दोनों ने मिलके क्या बनाया है, ए बी ए बनाया हुआ है यौगिक कोई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है और इनके मध्य में एक बॉन्ड बना है, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के। तो ये काम हो गया। अगर जैसे यहाँ पे C है और क्या है, D है, अब यहाँ पे इनके पास हैं दो इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड D। अब दो बॉन्ड बने तो यहाँ चार इलेक्ट्रॉन होंगे, दो दो हैं दोनों के पास, चार होने चाहिए, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बच्चों यहाँ पे इसी का एक इलेक्ट्रॉन भाग ले ले और इसके दो ले लें, या इसके एक ले ले इसके दो ले लें। समझ रहे, दोनों के ही तत्वों के दोनों के ही बराबर इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे, बराबर इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग लेंगे। अब बराबर इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तभी यह सहसंयोजी बंध बनता है, और इसीलिए यह सहसंयोजी शब्द का प्रयोग किया गया है। सहसंयोजी, सह का मतलब बराबर, संयोजी माने भागीदारी, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। रसायन विज्ञान में किसकी भागीदारी होगी? इलेक्ट्रॉनों की होगी। और कहे की भागीदारी होगी? अब जैसे यहाँ पे P प्लस Q है, दो तत्व हैं और इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तीन तीन हैं, तो दोनों के पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी यहाँ पे P और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बनेगा। तीन इसके पास हैं, तीन इसके पास हैं, छह हैं। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीन बॉन्ड में छह इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तीन ही इसके भाग ले रहे हैं और तीन इसके भी भाग लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके दो ले लें भाग और इसके तीनों भाग ले लें, तो फिर ये सहसंयोजी नहीं होगा। नाम से ही सब बात स्पष्ट है, पूरी बात नाम में ही घुसेड़ दी गई है। नाम ही आप इसका सही से खोल के समझ लें। तो सहसंयोजी का मतलब ये है, सह माने, सह माने, सह माने, सह माने बराबर, सह माने बराबर, और बराबर ना समझ में आए तो समान समझिए, समान। और संयोजी का मतलब साझेदारी, साझेदारी। समझ गए बात? बराबर या समान साझेदारी होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो तब बनेगा सहसंयोजी बंध, तब बनेगा सहसंयोजी बंध। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको इंग्लिश में लिखना है तो लिख देते हैं एक बार, कोवैलेंट बॉन्ड। अब हमने बोला है तो लिखें यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके हमने तो सामान्य अभी एग्जाम्पल दिए हैं, अब आपके जो एग्जाम्पल आने चाहिए वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन, वही एग्जाम्पल आपसे आपको परीक्षा में लिखने हैं जो अब हम लिख रहे हैं। जैसे हम नंबर 1 पे बात करेंगे। नंबर 1 आराम से ले लेते हैं, हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन ये जाएगा, इन दोनों के बीच में होगी साझेदारी। ये इलेक्ट्रॉन दोनों कर दो बीच में, दोनों अपने बीच में दिखा दो, या आप ऐसे लिख दो, ऐसे दिखा दो, या आप भैया ऐसे लिख दो,
आप आगे ही यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी जगह की समस्या है, तो एकल आबंध दिखा दो। ठीक है, एकल आबंध दिखा दो, या कुछ लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, एच है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये गोले में दिखा देते हैं। इसके पास दोनों हो गए, इसने एक इसका ले लिया और इसने इसका एक ले लिया, तो इसके पास भी अब दोनों हो गए। तो मन है आप ऐसे दिखाएं, चाहे ऐसे दिखाएं, चाहे जैसे दिखाएं, ठीक है, या तीनों से ही दिखा दें, तो बात आपके पूरी तरीके से दिमाग में घुस जानी चाहिए। तो ये पहला हमने एग्जाम्पल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हमने देखी। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दो एग्जाम्पलों की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल सबसे छोटा होता है, वहीं से शुरुआत की। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बाहरी कोश में भैया 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 2 की साझेदारी करेगा। तो यहाँ पे हम O2 की बात करेंगे, 2 ऑक्सीजन के बीच में ये काम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे O ले लिया, ठीक। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे? पास बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको, कितने दिखाओगे? 6। तो एक, चलिए कलर बदल देते हैं तो अलग हो जाएगा थोड़ा, है 2 3 4 5 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, ठीक है। और दूसरा O, अब ये दूसरा O, अब ये दूसरा O है, ये तो रंग दिखाई भी नहीं देगा, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक। इसमें भी आप 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में आप कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कराओगे? भाई 8 होने चाहिए। तो आप क्या काम करें, इसके साथ 2-2 की साझेदारी कराएंगे, 2-2 की साझेदारी यहाँ पे करा दें। तो आप कैसे साझेदारी कराएंगे? या तो आप O डबल बॉन्ड O दिखा दो, ऐसे दिखा दो इसे, इससे भी डबल, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। या आप डायरेक्ट O2 लिख दें, ये भी सही है, गलत नहीं है बिल्कुल भी। या आप पूरी बात ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन दिखाएं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाइए, कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसका गोला बनाइए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा गोला बन नहीं पाया है, आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन इसके साफ दिखाएंगे। और इस ये भी ऑक्सीजन जो है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। अब ये 2-2 की साझेदारी हो जाएगी। तो इन तीनों में से किसी एक कोई तरीका अपना ले या 2 अपना ले, ठीक है। तो ये सहसंयोजी आबंध की बात हम कर रहे हैं। अभी हमें बात करनी है अब सहसंयोजी आबंध के प्रकार। सहसंयोजी आबंध के प्रकार तो ये मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के। और नंबर 1 पे होता है एकल आबंध। एकल आबंध, एकल आबंध क्या होता है? आबंध एकल आबंध क्या होता है? एकल आबंध के मतलब जब एक आबंध बन रहा हो, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, जैसे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे परिभाषा में आप लोग क्या लिखेंगे? जब परमाणुओं के मध्य एक आबंध उपस्थित हो तो उसे एकल आबंध कहेंगे, एकल सहसंयोजी आबंध कहेंगे। बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे इस बात को। हाइड्रोजन की ही बात करेंगे, हाइड्रोजन की ही बात अभी हमने की थी।
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 1 1 दिखा दीजिए। और यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H दिखा दें। ये एकल आबंध बन रहा है, एकल ये आबंध है, हो गया, तो इसे एकल आबंध कहेंगे। ठीक, अब हम द्वि आबंध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्वि आबंध। नंबर 2 पे द्वि आबंध। द्वि आबंध द्वि सहसंयोजी आबंध, ऐसे लिखिए, द्वि, पूरी बात नहीं, ऐसे लिखिए, द्वि सहसंयोजी आबंध। ठीक है, अभी एकल सहसंयोजी आबंध था, ठीक है, वो ये द्वि सहसंयोजी आबंध है। यानी कि यहाँ पे परिभाषा आप क्या लिखेंगे, जब परमाणुओं के मध्य, तत्वों के मध्य, परमाणुओं के मध्य द्वि आबंध उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड आबंध उपस्थित हो, द्वि आबंध उपस्थित हो तो उसे द्वि सहसंयोजी आबंध कहेंगे। एग्जाम्पल हम O2 का ही लेंगे। ठीक है, O का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अभी हमने बताया था 8 होता है। तो 2 और 6 बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 प्लस दूसरा वो बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब 2 की साझेदारी कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? O डबल बॉन्ड O। अब ये क्या है? द्वि आबंध है, द्वि आबंध हो गया। तो ये द्वि सहसंयोजी आबंध। अब हम बात करेंगे त्रिसहसंयोजी आबंध। नंबर 3 पे त्रिसहसंयोजी आबंध। ठीक है, त्रिसहसंयोजी आबंध, तो इसकी बात करेंगे अब। चलिए इसकी बात कैसे करेंगे अब हम? तो यानी कि ऐसा जब दो परमाणुओं के मध्य त्रि आबंध उपस्थित हो तो उसे त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। परिभाषा में ये डाल देंगे नोट्स में। सभी लोग कॉपी का जो है और पेन लेके ही बैठे हैं। बहुत चीजें नोट भी करनी पड़ती हैं और सही तरीका पढ़ाई का यही होता है कि साथ में आप अपना नोट्स मिलाते जाएं। कोई पॉइंट है तो उसे लिखते जाएं या नोट्स बना रहे हैं तो बनाते जाएं। तो इसके बाद हम इस यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। और अगर हम बात करें N2 की, जैसे में नाइट्रोजन। अब जैसे नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 5 होगा। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है छात्रों, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 और चाहिए, तभी इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन बनाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 दिखा दिए हमने। प्लस यहाँ पे भी नाइट्रोजन बनाएंगे और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे गोल बना दिए, यहाँ पे क्रॉस से बना दिए। अलग अलग दिखाने के लिए बना देते हैं और कोई विशेष कारण नहीं है, ताकि अलग अलग पहचान बनी रहे। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो यहाँ पे फिर कैसा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ त्रि आबंध बन रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? त्रिसहसंयोजी आबंध कहेंगे। तो सहसंयोजी आबंध की अवधारणा आपको हमारे ख्याल से स्पष्ट हुई होगी। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसे बैक करें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, हैं? तो अब इसके बारे में देखिए, थोड़ी सी चर्चा ये रहेगी कि इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको पढ़ने हैं। इन परमाणुओं, इन अणुओं में भीतर प्रबल आबंध होता है। इनके बीच में जो बल लगता है, अंतराणुक बल कहेंगे, वो कमजोर होता है। इसीलिए इनके क्वथनांक कम होते हैं। क्वथनांक का मतलब है, इसको कोई ठोस है तो उसे गलाने से मतलब है, वाष्प में बदलना है, तो उसी को तो क्वथनांक कहेंगे। इनके बीच में बल कमजोर है, ठीक है, तो वो जल्दी टूट जाएगा, ये वाष्प में जल्दी बदल जाएंगे। यानी कि क्वथनांक कम होगा। क्वथनांक कम होता है तो गलनांक भी कम होगा, ये भी ज्यादातर होता है मैक्सिमम केसों में।
तो बात ये है बच्चों कि गलनांक क्या होता है, आप कहें अरे गलनांक का मतलब गलाने से होता है। गलनांक का मतलब किससे होता है, गलाने से। ठीक, इन यौगिकों के ये यौगिक कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक के मतलब इनमें बिजली का प्रवाह हो नहीं पाता है, बिजली की दौड़ नहीं पाती है ऐसे यौगिकों में। ठीक है, तो ये सहसंयोजी आबंध की हमने बात की। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप यानी कि कार्बन कई रूपों में हमें देखने को मिलता है प्रकृति में। तो ये मतलब है भाई, कार्बन के अपर रूप का मतलब क्या होता है, कार्बन एक से कई रूपों में देखने को मिलता है, एक से ज्यादा रूपों में देखने को मिलता है। जो चीज ज्यादा रूपों में देखने को मिले उसे अपर रूप कहते हैं। तो पहला नंबर पे है हीरा। हीरा जो होता है वो कार्बन से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, हीरा जो है वो कार्बन से मिलकर के बना होता है। तो किस प्रकार से इसमें हम बात करेंगे हीरे के बारे में। प्रत्येक कार्बन जो है परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध बनाता है। ठीक है, तो हीरे की संरचना ऐसी होती है 4 कार्बन जो होते हैं इससे जुड़ते हैं। तो ये जो है इसीलिए इस संरचना के कारण ये प्रकृति में सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। लोहे से भी कठोर होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। हीरा पारदर्शी भी होता है। ठीक है, तो हीरे के बारे में थोड़ी सी बात हुई है। हीरा ये कार्बन का ही अपर रूप है, यानी कि कार्बन से ही मिलकर के बना है। ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट बच्चों जो पेंसिल होती है जिसकी नोक काली होती है वो ग्रेफाइट पत्थर होता है। ठीक है, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध बनाता है। 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध बनाता है। चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त गति करने में सक्षम होता है, अतः ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए हीरे के बारे में आप इतनी ध्यान बात रखें कि इसमें क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है और ये भी हीरे के बना होता है। पेंसिल में हमें हीरा देखने को मिलता है सूक्ष्म रूप से, इस बात को भी इसमें शामिल कर लें बस। अब फुलेरिन होता है, एक फुलरिन लिखा है या फुलेरिन भी किताब में लिखा मिल जाता है। सबसे छोटे फुलेरिन कार्बन 60, ये कार्बन 60 जो होता है परमाणु होते हैं। ठीक है, इसका इलाज कैंसर वगैरह में किया जाता है। तो इसके बारे में इतना ही हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे देखिए जो हमारी किताब में ज्यादा बात दी हुई है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा पूछी जाती है, और जिस हिसाब से हमारी एनसीईआरटी में बुक है तो हम उसी हिसाब से चर्चा करेंगे। किसी साइड बुक को लेके या किसी को देख के चर्चा नहीं करेंगे। तो टॉपिक हमें जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक कार्बन की क्वालिटी ये देखने को मिलती है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति से मतलब ये है कार्बन जो होता है अपने क्या करता है, ये जुड़ करके बहुत बड़ी लंबी श्रृंखलाएं बना लेता है, इसीलिए सर्वतोमुखी प्रकृति कहा जाता है। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, इसकी संयोजकता जो है 4 खाली होती है, चारों तरफ से ये जोड़ लेता है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तब इसकी वैलेंसी पूरी होती है। तो चारों तरफ से इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, चारों तरफ से परमाणु आ रहे हैं, चारों तरफ से ये लपेट लेता है, जोड़ देता है। तो इसकी ये प्रकृति बहुत ज्यादा होती है जुड़ करके नए यौगिक बनाने की। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति भी कहते हैं हम। चतुसंयोजकता, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो इस पे अभी हमने बात की थी, ज्यादा हम इस पे समय ना खराब करें तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, कार्बन की हमें संयोजकता पता होनी चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। तो इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाए तब ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, तब इसका कोश स्थायी होगा ये। तो इसे की संयोजकता
4 मानी जाती है, क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है, या 4 इलेक्ट्रॉन ये जो बाहरी कोश के किसी को दे दे या ग्रहण कर ले। ठीक है, ऐसा है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता जो है 4 है, जिसके कारण यह परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी या बंध बनाने में सक्षम होता है। सभी के साथ इसीलिए फटाफट ये क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यौगिक मिलेगा आपको। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक हो वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है इसको हटा दें। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के मुख्य रूप से बताए गए हैं। नंबर 1 पे संतृप्त यौगिक और नंबर 2 पर असंतृप्त यौगिक। तो हम बात करेंगे संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक की। तो संतृप्त यौगिक की पहले बात करेंगे, क्योंकि संतृप्त यौगिक जो है वो नंबर 1 पे है, तो इसकी नंबर 1 पे बात कर लेते हैं। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल सहसंयोजी बंध होते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहे जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी कि जो यौगिक हैं, अब जैसे हम बात कर लें यहाँ पे CH4 जो है, तो इसके पास 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऐसे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके। तो इसके पास सभी एकल आबंध हैं। ठीक है, तो ये जो यौगिक है CH4, ये क्या है, संतृप्त यौगिक है। और ये इसका उदाहरण जैसे में लिखते हैं एल्केन, जैसे में क्या होता है, एल्केन, और इसे एल्केन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम इन्हें देखते हैं। ऐसे ही हम बात करें तो C2H6, ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बात करें यहाँ पे तो C2H6। तो ये C2H6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन है और बाकी इधर 3 हाइड्रोजन लगे हैं और इधर भी 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये भी सभी एकल आबंध है। ठीक है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की ये पहचान है कि इसमें क्या होते हैं, एकल आबंध प्रेजेंट होते हैं, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जी यहाँ पे हमने लिखा है एकल सहसंयोजी बंधन होते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे में एल्केन, और ये सब एल्केन है, CH4 C2H6। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर, किसकी बात करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें द्विआबंध और त्रिआबंध होते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में द्विआबंध और त्रिआबंध उपस्थित रहते हैं। तो इसकी बात हम करेंगे। और ये इनके उदाहरण क्या होते हैं, इनके उदाहरण जैसे एकल आबंध वाले का उदाहरण एल्केन होता है, तो इनके उदाहरण एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। एल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड रहता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हो गया। और एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, और इसको क्या कहेंगे, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। तो यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, द्वि या त्रिआबंध वाले यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय।
और सबसे बात यानी कि संरचना की बात करने वाले हैं हम। जो यौगिक हैं उनकी संरचनाओं की बात करेंगे। और कौन से यौगिक लेंगे? एल्केन यौगिक लेंगे। और एल्केन की श्रृंखला बनाने के लिए एक सूत्र होता है, सामान्य सूत्र एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2, इस सूत्र को आप ध्यान रखें, CnH2n+2। तो यहाँ पे n की मान रखेंगे, कार्बन यदि 1 है, n का मान यदि 1 है, पहले नंबर पे कार्बन परमाणु हमने 1 लिया है, तो यहाँ पे कार्बन 1 रखेंगे। तो कार्बन 1 लिखा नहीं जाएगा, कार्बन बना दो, 1 कार्बन हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? H। और फिर क्या है? 2। और n की जगह पे क्या लिखेंगे? 1। और प्लस कितना है? 2। तो इसको आप देखेंगे C और 2 एकन 2 और 2 4, तो ये CH4 लगा हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? CH4 ये लिखा जाएगा, पूरा सूत्र इसका ये होगा। यहाँ पे 4 लिखा नहीं था। और इसका नाम होता है मेथेन। नाम की हालांकि आप देख लें, नाम अभी आगे हम नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दे दें तो ठीक, वरना हम सिखा ही देंगे आपको नाम लिखना अभी। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अगर 2 कार्बन है तो आप फिर 2 रखोगे, C2 आ जाएगा। और H2n यानी कि H2n की जगह पे आप 2 रखेंगे, ये सूत्र देखते रहिए, और +2। ठीक है, तो C2H6, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये दूसरा यहाँ C2H6 आएगा। ऐसे ही आप तीसरा देख लें, तीसरे पे यानी कि 3 कार्बन रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? C3H, अरे H और H2 है, 2 रखो, गुणा कितना करोगे? 3 और +2, तो ये C3+H8, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बात देखी है भाई। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे CH4 था, यहाँ पे C2H6 है, C3H8 है, तो इन सब के बीच में अंतर कितना आया है? CH2 का अंतर आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है इसके बीच में। ऐसे ही इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है। ऐसे ही C3H8 और C4H10 में CH2 का अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर है, इसमें भी। ऐसे ही आप चाहे जितनी लंबी श्रृंखला बनाते चले जाएं, मान रखते चले जाएं, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो वो क्या, तो ऐसे ही श्रृंखला बनती चली जाएगी और CH2 का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 बना लो, ये यहाँ पे इसमें मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे ये C6H10 हो जाएगा। और अगर 6 के बाद हम 7 कार्बन लेंगे तो C7H16 लिख देंगे, 2 बढ़ा दीजिए यहाँ, कि कार्बन 1 बढ़ेगा तो हाइड्रोजन 2 बढ़ेंगे। अगर C8 लिखना है तो H18 लिख दीजिए, C9 लिखना है तो H20 लिख दीजिए। तो ये यहाँ पे हमें बात समझ में आ जानी चाहिए कि कितना अंतर होता है इस सीरीज में। ठीक है, और एल्केन का पहला सदस्य कौन सा होता है? ये मीथेन होता है, CH4 इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संरचनाओं की। संरचनाओं की एक एक करके बात करेंगे। CH4, अब CH4 की संरचना आप बना सकते हैं, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन इससे जोड़ने हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये CH4 हो गया, हो गया। ऐसे ही C2H6 है, इसकी इसमें 2 कार्बन दिखाओ और 6 हाइड्रोजन जोड़ दो, 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक बात और समझ लो, कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 होने चाहिए, क्योंकि उसकी संयोजकता ही 4 होती है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इसके पास भी 4। कोई भी कार्बन होगा उसके पास 4 बॉन्ड जरूर होंगे। ठीक है, चाहे फिर वो डबल हो, ट्रिपल हो या सिंगल हो। तो अभी एल्केन है, और एल्केन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और उनमें तो सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम C3H8 का की संरचना देख लेते हैं। C3
एच की संरचना देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, C3 दिखाएंगे, 3 कार्बन लिख दिया आपने। अब 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और इधर एक, इधर एक, और इधर भी एक, हो गए 6 और 7 और 8। तो ये 8 हो गए हाइड्रोजन, और सभी के पास 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर लेंगे, ये संरचना इसकी हो गई। चलिए अब हम आगे एक और बता देते हैं, इसके बाद फिर हम बताएंगे नहीं। हाँ, यहाँ पे आप आगे स्वयं से करेंगे। C4H10 की बता देते हैं। चलिए, ये हमने C4 ले लिया है। H10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 8 9 10 तक ट्राई कर लें, बस इतना ही पर्याप्त होगा। अब यहाँ पे एल्केन के बाद हम संरचना किसकी देखेंगे, यहाँ पे एल्केन के बाद हम संरचना जो देखेंगे वो एल्कीन की देखेंगे। किसकी देखेंगे, एल्कीन की देखेंगे भाई। ठीक है, तो ये C2H4 है, पहला इसका सदस्य है, C3H6 है, C4H6 है। देखिए एल्कीन में एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पे कार्बन एक, और इसका सूत्र कितना है, CnH2n। एल्कीन में जो होता है वो डबल बॉन्ड जरूर उपस्थित होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जरूर उपस्थित होगा, तो वही एल्कीन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। अब जैसे हमने सूत्र लिखा था एल्केन का, CnH2n + 2, और यहाँ पे ये 2 गायब हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र केवल बचता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ज्यादा हो जाता है ना, वहां पे पहले एक आ बंद होता है, यहाँ पे दुइया बंद होता है। तो जो एक बंद होता है वो 2 कार्बनों के बीच होता है। ठीक है, तो यानी कि यह 2 कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देता है, एक इस कार्बन की और एक इस कार्बन की, 2 कार्बनों की वैलेंसी को पूरा करता है। और इसीलिए यहाँ से 2 फिर हटा दिए जाते हैं इसके सूत्र से, केवल CnH2n बचता है। ठीक है, तो ये सूत्र भी याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। चलिए देखिए, इसके सूत्र को प्रयोग करके एक दो हम कंपाउंड बनाने का प्रयास करते हैं। ये सूत्र इसका है C2CnH2n। तो यहाँ पे Cn की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन से ही शुरुआत करनी है, एक कार्बन से बनेगा नहीं है। C2 लिखेंगे और H2n की जगह पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C2H4, तो ये C2H4 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हम जब लिखेंगे 3 कार्बन लेंगे तो C2 C3H2 और इंटू 3, यानी कि C3H6 लिखेंगे, तो यहाँ पे C3H6 आ जाएगा। ऐसे ही C4H8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है, तो CH2 का ही अंतर यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो CH2 का अंतर होगा, इन दोनों के बीच में देखेंगे तब भी CH2 का अंतर होगा, अंतर समान ही देखने को मिलता है। तो पहले इस 2 कार्बन वाले को एथीन कहते हैं, इसको प्रोपीन कहते हैं, इसको 4 कार्बन वाले को ब्यूटीन कहते हैं। नाम की अभी चिंता ना करें, अभी हम नाम लिखना सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इनकी संरचना को फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने चीजें लिख के रखी हैं, तो वीडियो सही रहेगी, वरना बहुत ही लेंथी हो जाएगी वीडियो, वो आपके समय ज्यादा खराब करेगी। इसीलिए सारी चीजें हमने पहले से ही ये लिख के रखी हुई हैं। चलिए C2H4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए C2 है और H कितने लगाने हैं आपको, 4। तो यहाँ पे एक H लगा दिया, एक H यहाँ पे लगा दिया, 4 है तो एक H इधर लगा दिया और एक H इधर लगा दिया। ठीक है, तो ये अभी आप देख रहे हैं 4 H लगाने थे, 4 H हो गए, 2 2 हमने लगा दिए, 2 कार्बन लिख दिए। लेकिन अभी भी इस कार्बन के पास क्या 4 वैलेंसी हुई है, 1 2 3,
इसकी 1 2 3 दोनों ही कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाएंगे। अब 1 2 3 4 दोनों का अब 4 वैलेंसी हुई है कार्बन की, तो कहने का मतलब इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ऐसे ही हम C3 की बात करें S6 की, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 3 लगा लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 6 हाइड्रोजन लगे हैं, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, 3 और 4 और 5 और ये 6। ठीक है, तो ये 6 हो गए। अब आप इस बात को देखें, 1 2 3 इस कार्बन के पास कितने हैं, इस कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन हो गए। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, इसके लिए थोड़े अनुभव की अभी आवश्यकता रहती है। अभी इस वाले कार्बन को आप यहाँ से हाइड्रोजन ना लगाएं, यहाँ से हाइड्रोजन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, पहले बाहर वाले की ही कंप्लीट की जाती है वैलेंसी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जैसे अभी हमने देखो लगा के दिखाए, फिर आप चक्कर में पड़ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब चलिए फिर से बना के लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, आप इसकी वैलेंसी पूरी करिए। 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 6 लगाने हैं आपको, तो 2 कहाँ लगाए, अभी ये 2 लगा दिए आपने, इसके बाद भी 2 लगा दिए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाइए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो 2 2 4 इसकी वैलेंसी पूरी, 2 1 2 3, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाओ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 वैलेंसी पूरी हो गई। चार वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि 4 वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे बच्चों C2 जो C3 या 6 है, क्या इसके हाइड्रोजन पूरे हुए, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितने हैं, 4 ही हैं। तो चलिए देखिए संरचनाओं को हम थोड़ा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ संरचनाएं चलिए अच्छा नहीं दी है हमने, तो यहाँ पे चलिए बना देते हैं, बनानी ही पड़ेगी, यानी कि बनी नहीं है। तो यहाँ पे C3H6 की हम यहाँ पे सूत्र में हमने रखा था, C3 लिया था और यहाँ पे C3H6 ये आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपको पहले H यहाँ एक लिखिए, एक H यहाँ लिखिए, एक H यहाँ लिखिए। ठीक है, 3 हाइड्रोजन लिख दिए। अब आपके पास बचे कितने हैं, अब आपके पास बचे हैं 6 होने चाहिए हाइड्रोजन, तो एक इसको दे दीजिए, कितने हो गए हैं। ठीक है, और एक इसको दे दीजिए। अब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 हो गए हैं, तो एक और यहाँ पे लगा दीजिए। इसके लिए देखिए अभ्यास की आवश्यकता है, तो हम तो बना ही देंगे क्योंकि हमारा अभ्यास रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 अब हुई है जब हमने डबल बॉन्ड बनाया है, क्योंकि हाइड्रोजन में 6 लगाने थे तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। कहाँ पे लगाना है, तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभी हमने डायरेक्ट लगा के दिखाया, गड़बड़ ऐसे ही बच्चे करते हैं, इसीलिए पहले हमने गलत बनाने की कोशिश की। अब इसका देखिए, इसके 4 हो रहे हैं, 1 2 ये है, 3 4 इसकी भी वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4 ये इसकी भी वैलेंसी पूरी। तो ये आपको एक जगह पे डबल बॉन्ड दिखाना ही पड़ेगा, समझ है, तब ये इसकी संरचना आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम C4 की दिखाएं आपको, चलिए अब की एक ही बार में सही बना देते हैं, ज्यादा समय ना खर्च करें। 1 2 3 4, ठीक है,
अब यहाँ पे आप H लिखें, इधर H लिखें और इधर H लिखें, 4 हो गई है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं 5, इधर 6 और इधर 7 और इधर 8 कर देते हैं, ठीक है, 8 कर देते हैं। तो ये हमने 8 कर दी है इसकी वैलेंसी। तो यहाँ पे हम अब देखिए 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी, 1 2 3 इसकी वैलेंसी नहीं पूरी, 1 2 3 इसकी वैलेंसी नहीं पूरी, 1 2 3 यहाँ वैलेंसी नहीं पूरी, यहाँ डबल बॉन्ड आप लगाइए। तो अब 1 2 3 4 यहाँ वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4 यहाँ वैलेंसी पूरी, ठीक है। तो अब यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसकी वैलेंसी भी नहीं पूरी हुई, तो यहाँ पे आप 8वां हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो अब सभी की वैलेंसी पूरी हो गई और हमने एक बार में ये आपको सही बना के दिखा दिया। हालांकि ये शुरू में आपको दिक्कत देगा, पर अभ्यास करेंगे तो आ जाएंगे, संरचनाएं पूछ ली जाती हैं, इसलिए ये हम करा रहे हैं आपको। चलिए अब एल्काइन, एल्काइन का सूत्र जो है बच्चों यहाँ पे मिस लिखा हुआ है, ये सही कर लेंगे। CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, 2 कार्बन से ही शुरुआत करनी पड़ती है, एक रखेंगे तो नहीं बनेगी एल्काइन। पहला इसका यौगिक एथाइन होता है। तो देखिए जरा, C और 2 रखेंगे C2H2 गुणे 2 माइनस 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और माइनस 2, तो यहाँ पे C2H2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये सही लिखा नहीं है भाई, यहाँ पे C2H2 आएगा इसका यौगिक, ठीक है। तो ये सूत्र है। एक यहाँ पे 3 हम रख के निकाल लेते हैं, यहाँ पे 3 रख दें, यहाँ पे भी 3 रख दें, यहाँ पे तो C2 ही रहेगा, यहाँ पे 3 रख दें। तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, कितने बचे, तो 4 बचे, यानी कि C3H4। देखो एक बात समझ लो, पूरी पूरी बात ये है, खेला पूरा समझ लीजिए, खेला पूरा समझ लीजिए। पहला यौगिक आया था C2H2, ये आया। तो दूसरा यौगिक आया C3H4, तीसरा यौगिक आएगा, चौथा यौगिक ये आएगा C4H6, ये आएगा। फिर आएगा C5H8 आएगा, क्योंकि CH2 का ही अंतर हर जगह देखने को मिलता है। इसको आप हटा दो जरा, यहाँ पे गड़बड़ाइए, एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, CH2 बढ़ाते चले जाओ। सूत्र अभी हमने लिखा था, वही आप इसको यहाँ पे सही करेंगे, इसको हटाइए सूत्र को, ये वाली जो है पीपीटी सही बन नहीं पाई है। तो ये बात, अब इसकी संरचना कब कह रहे हैं, संरचना तो संरचना भी यही तो पढ़ रहे हैं हम। संरचना आप देखिए आप, ठीक है। तो संरचना को C2H2 की देख लेते हैं पहले, फिर C3H4 की देख लेते हैं। तो देखिए C2, पहले किसकी देख लेते हैं, C2H2 की देख लेते हैं, C2H2 की, ठीक है। तो यहाँ पे 2 C बना दिए, और H2 का मतलब है एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। अभी भैया हाइड्रोजन जो है 2 लग गए हैं। अब यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बनाओ, तभी भी वैलेंसी नहीं पूरी हुई, 2 1 3 हाइड्रोजन हुए हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो ये C2H2 की संरचना हो गई। अब क्या होगा, C2H2 के बाद C3H4, ठीक है। तो C3H4 की संरचना देख लीजिए, C3 दूसरा आई है C3H4, तो 3 कार्बन बनाइए, 3 कार्बन बनाइए आप, 3 कार्बन बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए हल्के से, और एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिया।
तो ये आपने लगा दिया हाइड्रोजन। अब आप क्या करें, इस वाले की वैलेंसी पूरी करें। देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड पहले बना लें, क्योंकि आपको ट्रिपल बॉन्ड तो चाहिए चाहिए होगा। तो अब इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, 3 और 1 4, इस भाग का तो काम हो गया। अब इसका भी काम हो गया, 3 और 1 4 हो गया। और यहाँ पे 1 2, अभी एक हाइड्रोजन भी शेष है, तो यहाँ पे 4 ये हो गया। तो हमारे ख्याल से अब आप ये काम कर पाएंगे थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद। तो यहाँ पे ये संरचनाएं जो हैं बच्चों हमने यहाँ पे दे दी हैं, इनका आप देख सकते हैं। ठीक है, C4H10 की दे रखी है, ऐसे ही C6H6 की बना सकते हैं। और इनकी सहायता से, कहने का मतलब इनकी शाखाएं और बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी संरचना आप इतना बनाना सीख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। आपसे यही पूछा जाता है। ठीक है, शाखाएं हमने यहाँ पे बता दी हैं, ज्यादा जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो शाखाएं बनाना ना हम बाद में बता देंगे। इसका भी पूछ लिया जाता है, ये बच्चों बेंजीन होती है C6H6, इसको जरा देख लीजिए C6H6। बाकी तो ये आप कर ही लेंगे, इन्हीं की बात हो रही थी संरचनाएं बनाने की। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए, ये काम करना होता है बस। 4 4 लड्डू खिलाने हैं कार्बन को, तो उसका पेट भरता है, नहीं तो वो भूखा रहता है, कूदता रहेगा है। तो C6H6 बेंजीन का ये है संरचना आपको बनानी है। तो बेंजीन जो है एक ये वलय वाली संरचना होती है, रिंग बनती है इसमें, गोला बनता है, बंद संरचना बनती है इसमें। तो यहाँ पे 6 कार्बन बनाए गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, 6 ही हाइड्रोजन होंगे, सभी से एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, और एक के बाद एक इसकी संरचना याद रखिए, नहीं तो बना नहीं पाएंगे, थोड़ी सी कठिन होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक के बाद एक छोड़ के। हाइड्रोजन सभी पे लगे होते हैं। संरचना बहुत सरल है, बहुत बार पूछी गई है, गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, चलो हम बना के दिखाएं। और कुछ ना कर पाओ बच्चों, अगर कुछ भी ना कर पाओ, बिल्कुल कुछ भी न कर पाओ प्यारे, तो ऐसे 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 जोड़ देना, ये जुड़ेगा यहाँ पे, और 6 कोने बन जाए ये, और 0 बना देना बीच में, ये रिंग बना देना, ये भी चल जाएगी। बट असली काम यही है, यही करके आइए, प्रयोग करते रहते हैं इसको हम लोग समीकरणों में, क्योंकि यहाँ पे संरचना दिखवानी है, तो यही मेन चीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 6 कार्बन आपको लेने हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। पहले सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, जोड़ दिया। अब आपको हमने बताया था सभी से हाइड्रोजन जोड़ देंगे, सभी से एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब यहाँ डबल बॉन्ड बताओ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये संरचना बन गई। एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। तो ये एकांतर क्रम में होते हैं, एकांतर क्रम के मतलब एक के छोड़ के एक होते हैं। तो ये संरचनाओं की बात हमने अभी कर ली है, संरचनाओं की बात कर ली है। इसके बाद ये कह रहा है, क्या कह रहे हैं, मुझसे दोस्ती करोगे, है मुझसे दोस्ती करोगे, तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, तभी ये सही से समझ में आ पाती है रसायन विज्ञान। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। चलिए कोई खास बात नहीं है, ये है परमाणु, इन्हें विषम परमाणु कह देते हैं। यौगिक है हैलोजन होते हैं, क्लोरो ब्रोमो एल्केन कहलाते हैं, ClBr वगैरह है। इसमें क्या क्या रहता है, नंबर 1 पे अल्कोहल है, इसमें OH यौगिक बनेगा, तो ये अल्कोहल कहलाता है। एल्डिहाइड है, CHO है, कीटोन है, CO है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COH। ये बात अभी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा चिंता करने की बात कहीं कुछ है नहीं।
तो क्योंकि नामकरण होगा तो अभी बात पता चल जाएगी। अब है सजातीय श्रेणी, जरा इम्पोर्टेंट रहती है, देखेंगे सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी ऐसी होती है यानी कि कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं एक ही प्रकार के समूह से बनी हुई श्रृंखला सजातीय श्रेणी कहलाती है। इस बात को ऐसे भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे था क्या था, ये CH4 होता है, लेकिन यहाँ पे OH ने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ पे कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के CH3OH बन गया, C2H5OH बन गया, C3H5 7OH बन गया। हर जगह OH लगा होगा, एक ही प्रकार का समूह जुड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी श्रृंखला जो श्रृंखला बनती है इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जब किसी सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है, यानी कि एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, तो आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा। तो भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, केवल इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ेंगे, क्योंकि मात्रा ज्यादा हो रही ना, कार्बन बढ़ रहे हैं भैया, तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ता जाता है। तो मेन बात ये है बच्चों की इसकी परिभाषा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मेन खेला शुरू हो जा रहा है। खेला जो है वो इस प्रकार ही है, इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है। खुली खुली आपसे कह देते हैं, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। ठीक है, तो कार्बनिक मूल परमाणुओं की संख्या और पूर्व लग्न। तो यहाँ पे एक बात समझ लें, ये यहाँ पे जो सीरीज दी गई है इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। ठीक है, यौगिकों के प्रकार इसमें पढ़ लें। हाइड्रोएल्केन होंगे, इनके पूर्व लग्न क्लोरोब्रोमो लगाएंगे। ठीक है, एल्कोहल में क्या अनुलग्न लगेगा, आल लगेगा। ठीक है, तो ये आल आप एल्कोहल के लिए ध्यान रखेंगे। और इनमें जुड़ा क्या होगा, OH। ठीक है, एल्डिहाइड है तो इसमें अल लगाएंगे और इसमें CHO जो ग्रुप लगा होता है। कीटोन जो है वो अनुलग्न यहाँ पे लगा होता है ओन, और इसको कैसे पहचानते हैं, ये बीच में देखो घुसा पड़ा है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये प्रोपेनोन हो गया 3 कार्बन वाला। अभी ये बात समझेंगे, अभी केवल जितनी बात कह रहे हैं वहीं पे आप स्थिर रहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि ओइक अम्ल। ठीक है, इसमें ओइक अम्ल लगता है, COH को देख के पहचानते हैं ओइक को। और इसके बाद एल्कीन, एल्कीन को कैसे पहचानेंगे, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और एल्काइन को कैसे पहचानेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बात इस प्रकार है बच्चों, इनके IUPAC नामकरण करने होते हैं और यह एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। तो यहाँ पे हम आपको IUPAC थोड़े अभी करा देते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे कराना संभव नहीं है, लेकिन इतने करा देंगे आपकी कथा हो जाएगी। ठीक है, परीक्षा में ये आपसे कार्य हो जाएगा। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे पेज पे हैं, और यहाँ पे आ गए हैं। चलिए तो पहले हम एल्केनों का नामकरण करेंगे। यानी कि बात ये है बच्चों, क्या बात है कि कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, ये हेडिंग बन गई है अब आपकी, IUPAC नामकरण। अब IUPAC क्या होता है, एक संगठन है, ये नाम लिखने की बात करता है। ठीक है, तो पहले नाम लोग लिख नहीं पाते थे, अलग अलग नाम हो जाते थे, जो जहां पर यौगिक मिलता था उसके स्थान के नाम पे नाम रख देते थे, वैज्ञानिक के नाम पे नाम रख देते, तो बड़ी लड़ाई होती थी। वो कहता था हम अपने नाम पे रखेंगे, वो कहता था हम अपने नाम पे। जब ऐसी समस्याएं आई तो फिर एक संगठन बनाया गया कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, आप लोग जो है
नाम जो है एक व्यवस्था के अनुसार लिखा जाएगा और बताया गया किसके अनुसार लिखा जाएगा, आयु पीएससी के अनुसार लिखने की बात की गई है। ठीक है, तो आईपीएससी नामकरण हम लिखेंगे। ठीक है, तो आईपीएससी की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार ये पूछ दी गई है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे हम एक बार इसको लिख दें आईपीएससी की फुल फॉर्म तो ज्यादा सही रहेगा। इसको ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा, और ये आईपीएससी अब शुरू हो रही है, इसीलिए ये चैप्टर बना है, यहीं से 6 नंबर का क्वेश्चन गिरेगा खचाक से। तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, इंटरनेशनल। ठीक है, आई से इंटरनेशनल हो गया, यूनियन ऑफ प्योर एंड, ये नहीं बन पा रहा क्या, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, APPLIED, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखो बच्चों, एक बात यहाँ हम बता दें, चाहे हिंदी मीडियम के हो और चाहे हो इंग्लिश मीडियम, चाहे उर्दू मीडियम के, ये जो है आप आईपीएससी की फुल फॉर्म जो है वो आप सही से ध्यान रखें अंग्रेजी में ही। ठीक है, क्योंकि इसे अंग्रेजी में ही आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इतनी अंग्रेजी तो सभी को आनी चाहिए, तभी कथा हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे क्या लिखने की, एल्केनों के आईपीएससी नामकरण करेंगे, यानी कि एल्केन कंपाउंड होंगे, एल्केन, इनका नामकरण करेंगे। और एल्केन को हम कैसे पहचानेंगे, एल्केन को हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि इसको पहचानेंगे आप सिंगल बॉन्ड को देख के, इनके मध्य में होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसके लिए क्या लगाते हैं, अनुलग्न, इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन इसके पीछे जोड़ेंगे। लेकिन नाम लिखने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात हम करना चाहते हैं, उसको कहते हैं शब्द मूल। क्या कहते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बात आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे शब्द मूल आपको पता होनी चाहिए, या इसको मूलाक्षर भी कहते हैं, मूल अक्षर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होती है वर्ड रूट, ये कार्बन की संख्या को बताती है। ठीक है, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, फिर एल्केन की बात शुरू करते हैं। शब्द मूल की बात कर लेते हैं। नाम लिखने के लिए, आईपीएससी नाम लिखने के लिए आपको शब्द मूल का पता होना जरूरी है। तो अगर यदि कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या है बच्चों 2, तो उसे कहते हैं एथ। और अगर कार्बन की संख्या है 3, तो उसे कहते हैं प्रोप। ठीक है, और अगर कार्बन की संख्या है 4, ठीक है, यहाँ पे कार्बन की संख्या है 4, तो उसे हम कहेंगे ब्यूट। और कार्बन की संख्या अगर है 5, तो उसे हम कहेंगे पेंट। टा बनेगा, यहाँ सही कर दें, ए टा बनाइए, यहाँ पे टा नहीं बना, पेंट। और 6 है तो उसे कहेंगे हेक्स। ठीक है, हेक्स। और 7 है तो उसे कहेंगे हेप्ट। ठीक है, हेप्ट। और अगर 8 है तो, अगर कार्बन की संख्या 8 है तो उसे कहेंगे ऑक्ट।
और 9 है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे नॉन, और 10 है तो भैया उसे कहेंगे डेक। हालांकि और आगे भी रहती है, लेकिन आपको अगर 10 तक पता है तो आपकी कथा हो जाएगी। ठीक है, तो एक वाले को मेथ एथ, एक वाले को मेथ, दो वाले को एथ, तीन वाले को प्रोप, चार वाले को ब्यूट, पांच वाले को पेंट, छह वाले को एक्स, सात वाले को सेप्ट, आठ वाले को ऑक्ट, नौ वाले को नॉन, 10 वाले को डेक। तो ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, उंगलियों पे रटी जाएंगे ये। ठीक है, तो इनका ही प्रयोग किया जाता है शब्द मूल लिखने के लिए। तो हम अब एल्केनों का नामकरण करने वाले हैं, एल्केन का नामकरण करेंगे। ठीक है, तो एल्केन की ही शुरुआत करेंगे। नंबर 1 पे एल्केन का नामकरण कर रहे हैं, तो इसमें डबल सिंगल बॉन्ड होगा, और इसमें अनुलग्न क्या लगाएंगे, अनुलग्न क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। देखिए, अब जैसे हमारे पास कंपाउंड है यहाँ पे CH4, CH4, तो एक कार्बन है, और एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मेथ, और एल्केन में पीछे क्या लगेगा, एन, तो इसका जोड़ के नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथेन, ये हो जाएगा। ठीक है, मेथेन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है CH3, CH3, अब ये दो कार्बन हो गए, तो दो कार्बन वाले को क्या कहेंगे, आयथ, क्या कहेंगे, आयथ, और आयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ऐसे ही हम तीन कार्बन ले लेते हैं, यानी कि CH3, CH2, CH3, अब ये तीन कार्बन हो गए, तो ये तीन कार्बन, तीन वाले को कहते हैं प्रोप, आयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही अगर चार कार्बन है, CH2, 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 CH2 नहीं, CH3 होगा, चार कार्बन है तो ये ब्यूटेन होगा। ऐसे ही CH3, CH2, 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 CH3, पांच कार्बन है तो क्या होगा, पेंटेन होगा। ऐसे नाम लिखेंगे आप, ये साधारण नाम है बिल्कुल। अब इनमें और भी प्रकार मिल सकते हैं, जैसे जैसे क्या मिल सकता है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको दे दिया CH3, CH और CH3, यहाँ पे लगा दिया CH3, तो इसका नाम करना है। अब आपको करनी पड़ेगी काउंटिंग। काउंटिंग किधर से करोगे, जिधर से पड़ेगा ग्रुप पास में, ये अब ग्रुप का काम करेगा। अब ग्रुप तो ये दूसरे नंबर पे है, दोनों तरफ से इसको दो ही नंबर मिल रहा है, तो यहाँ एक लिखो, यहाँ दो लिखो, यहाँ तीन लिखो, चाहे जिधर काउंटिंग करो इसे दो ही नंबर मिलेगा। तो ये एक कार्बन वाला ग्रुप होता है मेथिल, ध्यान से देखेंगे, तो इसको ही ग्रुप को पहले लिखते हैं 2 मेथिल, और तीन कार्बन वाले को क्या कहते हैं, तीन कार्बन वाले को कहेंगे प्रोपेन। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन। चलिए अगला कंपाउंड ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे CH3, CH, यहाँ CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब गिनती इधर से होगी कि इधर से, इधर इधर से पास में पड़ेगा, इधर से पास में पड़ रहा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। अब इसी ही कंपाउंड को हम भैया यहाँ पे इसी ही कंपाउंड में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें,
यहाँ पे 3 पे एक और CH3 लगा दें। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम पता क्या हो जाएगा? इसका नाम इसी में हम सुधार कर लेंगे, आप लोग दोबारा लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा अब 2,3। ये डाई लिखेंगे, डाई माने 2, डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ऐसे ही कोई ऐसा कंपाउंड आ गया CH3 CH3, इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल क्या होगा? प्रोपेन। तो ये हमने एल्केनों का नामकरण किया। ये हमने एल्केनों का नामकरण कर दिया। अब हम नामकरण की बात करेंगे किसके? एल्कीन की। किसकी बात करेंगे नंबर 2 पर? एल्कीन की। और एल्कीन क्या होते हैं? इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और इनमें अनुलग्न क्या लगेगा? ईन लगता है, ईन लगता है। तो यहाँ पे पहला कंपाउंड लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को एथ और ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथीन। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या है? 3 कार्बन है तो इसे लिखेंगे प्रोपीन। तीन कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? प्रोपीन लिखेंगे। ठीक है, तो और थोड़े एग्जाम्पल इसके भी कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ये 2 एक 3, और यहाँ पे CH होगा, इसको हटाया जरा, यहाँ पे CH होगा और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड CH2 लिया है। तो इसमें 1 2 3 4 नंबरिंग करनी होती है आपको। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाले के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 कार्बन वाले के लिए आप क्या लिखेंगे? 4 कार्बन वाले को लिखेंगे ब्यूट और 1 और कामा 3 पे डबल बॉन्ड है तो डाई इन लिखेंगे। देखिए, अब हम इस पे बात नहीं करेंगे और IPSC के लिए कम से कम 1-2 घंटे का वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको फिर आपको इसको देखेंगे भी नहीं। तो हम यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल जो है वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो है उन्हीं एग्जाम्पल में जो बुक में दिए गए हैं उनको जरा हम आपको समझा देते हैं, तो उसको आप थोड़ा समझ लेंगे। बाकी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो वो आपके लिए पर्याप्त हमारे ख्याल से रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे ये जो है
किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रिपल बॉन्ड की, यानी कि किसकी बात अब करेंगे? एल्काइन की, एल्कीन के बाद एल्काइन की। तो देखेंगे यहाँ पे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये 1 एथाइन, आइन इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। ये नामकरण इसको आप ध्यान रखेंगे, इनको भूल जाइए, ये कुछ भी नहीं। एक नंबर ये 1 लगाना जरूरी नहीं होता, चाहे केवल एथाइन लिख दें, ठीक है। तो 1 एथाइन लिख दें तो भी सही। इसमें देखिए, इसमें भी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले को प्रोप और आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्रोपाइन हो जाएगा। ऐसे ही CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे 4 कार्बन है, गिनती इधर से करेंगे आप, ट्रिपल बॉन्ड जिधर से है उधर से ही गिनती करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 यहाँ पे ब्यूटाइन, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो 1, ये 1 ब्यूटाइन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा गलत है किताब में, यहाँ पे ये 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे कितना काट के करेंगे आप? 2 करेंगे, 2 ब्यूटाइन लिखेंगे, ठीक है। इसको सही करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा आपको बता देते हैं जो बुक में दिए हैं, बाकी एक अलग से हम IPSC पे बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो 2 घंटे या का वीडियो लगभग 1.5 घंटे का बनेगा सिर्फ IPSC का, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से जो शॉर्टकट में है, जो किताब में है वो हम बता देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एल्कोहल की। एल्कोहल समूह, एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें एल्कोहल में OH जुड़ा होगा, इसमें क्या लगता है? अनुलग्न आल लगता है और एल्केनॉल बन जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये CH3OH, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 मेथेनॉल। 1 लगाना जरूरी नहीं है, बार बार इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं हम, ठीक है। लगा दिया है तो अच्छी बात है, बहुत बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। 1 मेथेनॉल। ऐसे ही CH3CH2OH, अब गिनती यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? OH लगा है, 1 2, तो 2 कार्बन है, 1 पे OH जुड़ा है, तो 1 एथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 3 है, तो प्रोप और आल जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल हो जाता है, तो 1 प्रोपेनॉल। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये OH जुड़ा है इस कार्बन से, तो 2 प्रोपेनॉल हो गया, ये OH 2 नंबर पे जुड़ा है, ठीक है। तो ये बात हमने की है किसकी? ये बात हमने की है OH समूह की है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम किताब से ही आपको समझा देते हैं, और तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा समय यहाँ पे को देखते हुए ये हम काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे ये है एल्डिहाइड समूह, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड समूह को कैसे पहचानेंगे आप? एल्डिहाइड समूह को आप पहचानेंगे, CHO इसमें लगा होता है, ठीक है। CHO समूह जुड़ा होगा, ये CHO जुड़ा हुआ है, इसमें अल जोड़ते हैं, ठीक है, अल जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे नामकरण में HCHO है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? 1 कार्बन वाले को मेथेन कहते हैं, अल जोड़ेंगे तो मेथेनल हो जाएगा। फिर दूसरा है 2 कार्बन है, तो इसको क्या कहेंगे? एथेनल। 3 कार्बन वाले को प्रोपेनल कहेंगे। अब है कीटोन समूह। कीटोन समूह में क्या होता है? ये इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, CO देखो है ये बीच में, ठीक है। और इसमें ओन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? इसमें ओन जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH3COCH3, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, बट यहाँ पे 2 नंबर पे ये जो है इसकी देखिए कंडीशन यहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, थोड़ा सही से बैठे। देखिए यहाँ पे भी आप पहला भी ये थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे भी 2 नंबर पे ये कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे आप पहले वाले में भी 2 प्रोपेनॉन लिखेंगे और दूसरे वाले में 2 ब्यूटेनॉन लिखेंगे, और ये वाला सही लिखा है 2 पेंटोनेन 5 कार्बन है,
और ये 3 नंबर पे कार्बन पे कीटोन है, CO है। CO को देख के पहचानेंगे ये कीटोन है, और CO और लगा है तो ओन जोड़ेंगे 3 पेंटोनोन। तो इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं। एक ग्रुप हमें और देखना है और वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप रहता है। ठीक है, COOH को देख के इसको हम पहचानते हैं और OH अम्ल इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, एल्केन है उसमें OH अम्ल जोड़ेंगे, एल्केन OH अम्ल बन जाएगा। COH को देख के हम ये पहचानेंगे। चलिए एग्जाम्पल से बात हमें समझ में आती है तो एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल को ही देखते हैं। चलिए पहले एक नंबर पे हम देखते हैं HCOOH, एक कार्बन दिख रहा है तो IPAC नाम में क्या लिखा है, मेथेन। OH जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ऐसे ही CH3COH एथेनोइक अम्ल, ऐसे ही 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक अम्ल, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये जो किताब में दिए हैं तो इनको हमने अभी किया हुआ है, बाकी का काम जो है आपको हमने पूरा बताया है भाई कि आप लोग करेंगे क्या। आप लोग करेंगे ये कि आप लोग पूरी बात समझ चुके हैं। IPAC के लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे, बहुत ही समय जा रहा है, किताब से हमने फटाफट इसमें करा दिए हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा होना भी ठीक नहीं है। तो चलिए आगे हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली इसमें आपको IPAC ही आने चाहिए। ठीक है, और IPAC बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलग से जो वीडियो नंबर 2 डालेंगे उसको आप जरूर देखेंगे और आगे की बात शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे थे हम। ठीक है, तो इसमें की बात हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें जो बात ये समझ में आ रही है कि आपको पूरी बात नहीं समझ आ पाई होगी, क्योंकि ये ऐसा मुझे भी लग रहा है, तो वो वीडियो आप देखेंगे, यहाँ से आप ये प्रश्न हल कर नहीं पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण देखिए, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों की। तो सामान्यतः ये यौगिक वायु से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं। दहन पहला इसका गुण है कार्बनिक रासायनिक यौगिक गुण। C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश निकालते हैं। ऐसे ही ये मेथेन है, प्लस ऑक्सीजन से विक्रिया होती है तो ये CO2 प्लस जल प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो ये दहन की क्रिया, ये पहला रासायनिक गुण है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे आप। इसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति से कजली यानी कि काला धुआं ज्वाला उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी यही काम करते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये बिंदु पढ़ लेंगे। मेन बात ये है, ये आप पढ़ लें अच्छी बात है, लेकिन मेन पॉइंट आपका ये पहला यही है। ठीक है, इसको आप सही से पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा हम गुण इसका देखेंगे। दूसरा गुण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण सामान्यतः ये वायु में दहित जल करके कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। देखिए ऑक्सीकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा क्या वही लिख दें, सही दोनों ही है, परंतु कार्बनिक यौगिकों के गुण आपसे पूछे जाएं तो आप यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वही रासायनिक अभिक्रिया देंगे। ठीक है, तो ये एथेनॉल है CH3CH2OH। पोटेशियम परमैंगनेट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसे गर्म किया गया तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसको कह सकते हैं। 2 कार्बन है तो एथेन है, ओइक अम्ल जोड़ते हैं इसके लिए तो एथेनोइक अम्ल बनेगा ये। ठीक है, तो ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करके
क्या बनाते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। तो इसी को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझाने के लिए सिर्फ है, यानी कि ये अल्कोहल है और क्या प्राप्त हो गया है आपको, ये प्राप्त हो गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया है ऑक्सीकरण करके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा अल्कोहल क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, और ये समीकरण आप लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं इसे, ये नंबर 3 हो जाएगा। तो निकेल है, पैलेडियम तथा प्लेटिनम, ये क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, द्वि या त्रिया बंध के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखिए ये क्या है, एल्कीन है, हाइड्रोजन से क्रिया होगी, ये उत्प्रेरक होंगे, कोई एक उत्प्रेरक होगा इनमें, और ये क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है इनमें, तो इसीलिए इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और वनस्पति तेल और वनस्पति घी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये भी समीकरण संयोजन अभिक्रिया का ही है, संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये नंबर 3 पे इसको आप पढ़ेंगे, साधारण है। अब नंबर 4 पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक तत्व दूसरे को उसके स्थान से हटा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पढ़ चुके हैं। ये वाली बात यहीं पे लिखी जाएगी, फिर एक बार बता दें, आप पूछेंगे अगर वही है, परिभाषा तो वही है लेकिन सही उदाहरण यही देंगे आप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन में साथ जुड़े हाइड्रोजन को प्रकाश अथवा ऊष्मा की उपस्थिति में अन्य परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब ये Cl2 है, यहाँ इससे अभिक्रिया कर रहा है CH4 में, तो ये इसका हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, ये HCl बन गया, ठीक है, और यहाँ पे Cl लग गया, यानी कि हाइड्रोजन को हटा के Cl लग गया, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो ये प्रतिस्थापन हो गया। ये मुख्य रूप से इसके 4 रासायनिक गुण हैं, ये आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे 2 आपको यौगिक भी पढ़ने हैं, 2 आपको यौगिक भी पढ़ने हैं बच्चों। और वो यौगिक कौन से हैं, पहला यौगिक आपके सामने सामने ले आए हैं। पहला यौगिक है एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल है। तो एथेनॉल यौगिक का जो है वो हम आपको समझा देते हैं। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, एथेनोइक अम्ल अभी बात नहीं करेंगे, इसको जरा हटाइए एथेनोइक अम्ल को, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से काट देते हैं, अभी सिर्फ बात करेंगे एथेनॉल की। एथेनॉल जल में घुलनशील होते हैं, क्वथनांक इतना होता है, गलनांक भी इतना होता है, ठीक है। तनु एथेनॉल के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा जो होती प्राण घातक होती है, ठीक है। दवाई जो खांसी की है उसमें ये प्रयोग किया जाते हैं। एथेनॉल जो होती है वो शराब होती है भैया, सीधी बात आपको बता दें, ठीक है। जो पौआ लोग पीते हैं वो भी एथेनॉल है, तो इसीलिए बताया गया स्वास्थ्य से संबंधित इसमें समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन शुद्ध एथेनॉल मिलती नहीं है, थोड़ी उसमें मिली हुई होती है, ठीक है। पानी यानी में मिला के लोग ज्यादा पीते हैं, और होती भी है 20% से ज्यादा किसी में शराब में होती नहीं है। अगर प्योर पी लेंगे तो गोबेंट गान राम सत्य हो जाएगा, जेल नहीं पाएंगे, कुल मिला के जेल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम एथेनॉल का आपको सूत्र बता दें। देखिए एथेनॉल को हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं पूरी तरीके से। और एथेनॉल की हालांकि बनाने की विधि आपकी किताब में है नहीं, तो यहाँ पे ये जो है सूत्र है, इसका संरचना सूत्र एथेनॉल C2H5OH, ये यहाँ पे दिया हुआ है C2H5OH, और इसकी ये संरचना है, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं 5 और ये OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है। तो इसमें OH समूह संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अतः इसमें
अल्कोहली समूह उपस्थित होता है, अतः यह एक अल्कोहल है। OH को देख के पहचान ले कि यह एक कैसा है, एक अल्कोहल है। IPAC पद्धति में इसका नाम एथेनॉल होता है। ठीक है। प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। तो ये एथेनॉल के निर्माण की एक विधि हम बता देते हैं। निर्माण की विधि वैसे सिलेबस में नहीं है, एक हम बता देते हैं। एथेनॉल के निर्माण की विधि एथिल ब्रोमाइड से। ठीक है। एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड की जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। C2H5Br प्लस KOH गिब्स CTH5OH प्लस KBr। के यहाँ से Br यहाँ से निकल जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो एक विधि आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ जानकारी आपको देने की बात की है। चलिए थोड़ा इसमें और जानकारी ले लेते हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं भी हमें देखनी है। ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, ये एथेनोइक अम्ल हमने यहाँ पे खाली इसके बीच में डाल दिया, इसे हटाएं। एथेनोइक अम्ल बाद में अभी देख रहे हैं। तो पहली अभिक्रिया है इसमें सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है। सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पे क्या है 2Na C2H5OH। ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसको जोड़ के, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ऊपर वाला बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये लवण बनता है CH3CH2O Na प्लस H2। ठीक है। तो ये लवण बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको समीकरण याद रखना है, सोडियम लवण इसे कहेंगे आप। ठीक है। ये लवण बनता है सोडियम धातु से क्रिया करने के बाद। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो सोडियम एथॉक्साइड लिख सकते हैं। क्या नाम होगा इसका, सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक कादा साम डंडा छुटी और डो, एथॉक्साइड। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। तो ये क्या है, ये दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। आल, तो इसको क्या कहेंगे, एथेनॉल। H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जल बाहर निकल जाएगा। और ये इसका नाम अगर लिखें तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथीन। ठीक है। ये तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल इसे कहते ही है। ठीक है। एथेनॉल इसका ये IPAC नाम होगा। ठीक है। तो ये हमने दो अभिक्रियाएं इसके बारे में पढ़ी हैं, उपयोग भी पढ़े हैं। तो एथेनॉल के बारे में ये हमने थोड़ी जानकारी ली है, ये एक इम्पोर्टेंट है। इसमें अब हम बात करेंगे एस्टिक अम्ल की। ठीक है। हालांकि इसमें दो ही रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग पढ़ लें तो ज्यादा सही रहेगा, किताबें में तो काफी दे रखी हैं। और एथेनॉल का उपयोग अगर आप इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे तो भी सही रहेगा। अल्कोहल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। ठीक है। यह एक अच्छा विलायक होने के साथ इसको टॉनिक सिरप में प्रयोग किया जाता है। जो अभी मैंने शुरुआत में बताई थी बातें, वही आप इसमें ध्यान रखेंगे तो इतना काम पर्याप्त रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से हमें एथेनॉल हटा देना। यहाँ पे एथेनोइक अम्ल की बात करेंगे, इसको एस्टिक अम्ल कहते हैं। तो ये जल में घुलनशील होता है, इसका क्वथनांक कितना होता है, गलनांक कितना होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में बच्चों कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है। स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। और चलिए इसको यहाँ पे हम सूत्र में दिखा देते हैं आपको। चलिए अच्छा, ये जो है यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, क्या सूत्र है, CH3COOH। और ये इसकी संरचना हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है। एक डबल बॉन्ड है और
COOH। तो ये OH अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है। ठीक है, तो ये निर्माण की विधि एक देख लेते हैं, एथिल अल्कोहल से पहली ही विधि देखते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल के अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के ऑक्सीकरण से एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि C2H5OH एथिल अल्कोहल कहिए या एथेनॉल कहिए। ठीक है, यहाँ पे ये उत्प्रेरक रहेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा, एस्टेल्डिहाइड बनेगा, और फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे इसी की उपस्थिति में, तो एस्टिक अम्ल बनेगा CH3COH। यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो ये समीकरण जो है आपको ध्यान रखना है किससे, निर्माण की विधि में। ठीक है, केवल एक समीकरण आप ध्यान रखेंगे, और निर्माण की विधि सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक आप ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे इनकी रासायनिक समीकरणों की। तो रासायनिक समीकरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो है यहाँ पे पहली समीकरण देखते हैं क्या दी है, एस्टीकरण की अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मृदु गंध वाले पदार्थ एस्टर बनाते हैं। तो ये क्या है, CH3COH क्या है, एथेनोइक अम्ल है, और यहाँ पे ये किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, अल्कोहल से, एथेनॉल से। क्या बना रहे हैं ये बना रहे हैं एस्टर, ये है, और प्लस जल बाहर निकल रहा है। तो इस समीकरण को ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्षार के साथ अभिक्रिया, यानी क्षार है और ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है, और ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड बन रहा है प्लस जल ये बाहर निकल रहा है। तो ये हमने बात की है एस्टिक अम्ल के बारे में, आप इतना ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में उपयोगों की भी चर्चा कर लेते हैं। एक ये लास्ट समीकरण और देख लेंगे, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो CH3COH प्लस Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल, क्या बनाता है, सोडियम मेथॉक्साइड प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये सोडियम कार्बोनेट है। अब यही क्रिया आप एथेनोइक अम्ल की क्या किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो ये क्या है, फिर यहाँ सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो ये इस तरीके से हमने इसके बारे में बात की है। तो इस पे चर्चा हमने की है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा इसके उपयोग के बारे में कर लेते हैं। तो उपयोग के बारे में चर्चा भी करेंगे, इसके उपयोग देख लेते हैं। चलिए उपयोगों को हम देखते हैं। इसके यहाँ पे उपयोग जो है, नंबर 1 उपयोग दिया है प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। नंबर 2 एसीटोन तथा एस्टर बनाने में, जिनका उपयोग इत्र, रंजक, प्लास्टिक तथा औषधि निर्माण में होता है। इत्र जो होते हैं तेल होते हैं, रंजक डाई वगैरह होती है। सेलुलोज एसीटेट तथा पॉलीविनाइल एसीटेट नामक कृत्रिम रेशों के निर्माण में, और फिर सिरका बनाने में नंबर 4 पे। नंबर 5 पे लेड टेट्रा एसीटेट बनाने में, और रबर के निर्माण में भी ये सहायता करता है। तो ये इसके हमने उपयोगों की बात कर ली है। अब बच्चों इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है, उस पे भी फटाफट हम बात कर लेते हैं, और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साबुन। ठीक है, तो साबुन जो होते हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, साबुन के बारे में सबसे पहले एक बात हम समझ लेंगे, सुन लेंगे। ठीक है, साबुन जो होते हैं, साबुन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि साबुन 2 प्रकार के होते हैं, एक मृदु साबुन और कठोर साबुन। ठीक है, तो साबुन 2 प्रकार के होते हैं, मृदु साबुन और कठोर साबुन। ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे 2-3 लाइनें ये पढ़ देते हैं हम। साबुन 2 प्रकार के होते हैं, मृदु साबुन तथा कठोर साबुन। पोटेशियम साबुन जो ब्लैक लिखा हुआ है इसी पे नजर रखेंगे।
साबुन सोडियम साबुनों की तुलना में प्रायः मुलायम होते हैं, जो पोटेशियम वाले साबुन, और ये मृदु साबुन कहलाते हैं। और सोडियम साबुन जो होते हैं वो पोटेशियम साबुन की तुलना में प्रायः कठोर होते हैं और ये कठोर साबुन कहलाते हैं। तो जो पोटेशियम से बने साबुन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मुलायम। ठीक है, वो कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं मुलायम, और उन्हें मृदु साबुन कहते हैं। और कठोर साबुन जो होते हैं वो सोडियम से बने होते हैं, तो उन्हें कहते हैं, वो कठोर होते हैं, उन्हें कहते हैं कठोर साबुन। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें मेन बात ये है, वो ये है बच्चों, यहाँ पे आ जाइए, क्या है मिश्रण के निर्माण की प्रक्रिया, क्रियाविधि। तो साबुन के बारे, साबुन जो होता है उसको कहते हैं सोडियम स्टीरेट, और इसका सूत्र होता है C17H35COONA। एक प्रकार का साबुन होता है जिसे ये जो C17H35 की जगह पे हम R लिख सकते हैं। ठीक है, तो RCON से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, RCON को जल में घोलने पर RCO माइनस और Na प्लस आयन प्राप्त होते हैं। RCO आयनों में दो भाग होते हैं। R जो होता है लंबी अध्रुवीय श्रृंखला का द्रव विरोधी होता है, और इसको ऐसी पूंछ से दिखाते हैं। और जो CO होता है वो ध्रुवीय आयन द्रव स्नेही होता है, यानी कि द्रव को प्यार करने वाला होता है, और इसे एक गोले से और माइनस चिन्ह द्वारा बंद कर देते हैं। यानी कि RCO को हम इस प्रकार से बनाएंगे, एक पूंछ होगी और एक इसमें सिर होगा। ठीक है, और जो सिर होगा वो किसको प्रदर्शित कर रहा होगा, वो CO माइनस को, और ये पूंछ जो होगी वो R को प्रदर्शित करती है। तो संकेत से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब आ जाते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर इसे लगाएं। अब देखिए यहाँ पे अगर कम सांद्रता है, यानी कि साबुन पानी में कम है, तो ये ऊपर की तरफ व्यवस्थित हो जाता है। अब ये हमने अभी बताया, क्या बताया आप देखिए, ये एक इसमें जो पूंछ होती है ये द्रव विरोधी होती है, तो ये द्रव से बाहर ऊपर की ओर भाग रही है। ठीक है, और इसका जो सिर होता है द्रव स्नेही होता है, ये देखो पानी में घुस रहा है, तो ऐसा होता है। तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तथा उसकी सांद्रता बहुत कम होती है, तो साबुन विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, तथा RCO आयन जो के शीर्ष पानी में होते हैं जबकि पूंछ हवा में होती है। ये देखो, ठीक है, ऐसा बन जाता है, क्योंकि पूंछ द्रव विरोधी है तो ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे ज्यादा उसमें घोला गया है, किसमें, सांद्रता में, तो ये क्या करते हैं, जब ज्यादा पानी हो गया, इन्हें बचने की जगह नहीं मिल रही है, तो फिर ये गोला बना लेते हैं ऐसे ऐसे, और पूंछ को अंदर घुसेड़ लेते हैं, और इसी को कहते हैं मिसल बन गई है। क्या कहते हैं, इसे एक गोला को मिसल कहते हैं। परंतु जब साबुन की सांद्रता बढ़ा दी जाती है तो RCO माइनस आयन ऐसी व्यवस्था विकसित करते हैं जिनसे उनकी पूंछ जल के संपर्क में ना आ सके, अर्थात वे इस प्रकार के गोले में एकत्र हो जाते हैं कि शीर्ष जो होता है उनका बाहर की ओर तथा पूंछ केंद्र की ओर होती है। इन गोले को ही क्या कहते हैं, मिसल या आयनिक मिसल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक गोला बना लेते हैं, पूंछ को अंदर घुसेड़ लेते हैं, पानी ज्यादा हो गया, पानी जा ना पाए, तो इसी को क्या कह देते हैं, मिसल। तो मिसल किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने अभी बात की, मिसल निर्माण की विधि। अब हम बात करेंगे साबुन से कैसे कपड़े धुलेंगे। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, जो कपड़े होते हैं, मैल होता है, वो मैल बेसिकली होता है, चिकनापन होता है, तेली पदार्थ से ही मैल होता है। जो कपड़ा हम यहाँ पहनते हैं कालर में क्या हो जाता है, वही कालापन आ जाता है तेल का। धूल उल के कण मैल से नहीं होते हैं, धूल को तो आप झाड़ देंगे साफ हो जाएगी। ठीक है, तो धूल को तो आप झाड़ देंगे साफ हो जाएगी, मैल वही उसी को नहीं, मतलब मैल साफ होता है जो। तो तेलीय पदार्थ, चिकने पदार्थ जो होते हैं, वो ऐसे चीजें यहाँ चिपकती रहती हैं, उन्हीं को मैल आप बेसिकली कहते हैं। तो अभी यही चीज आपने समझी है, तो ये आपकी अभी यहाँ पे काफी यहाँ पे सरलता देगी समझने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सही से इसको कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे वही चित्र हमने बनाया है, यहाँ पे ये कम संख्या वाले कम सांद्रता वाला जल है, तो यहाँ पे ये जल है, तो ये क्या कर रहे हैं, मिसल, ये जो है इनके अणु जो हैं
पूंछ बाहर जाएगी जल से, और हेड जो होता है इनका जल को पसंद करने वाला हो तो जल में रहता है। लेकिन सांद्रता अधिक है तो ये फिर ऐसे मिसल बना लेते हैं, गोला चारों तरफ से ऐसे ऐसे बना लेंगे और पूंछ इनके अंदर रह जाएगी रहेगी, तो उसी को क्या कह देते हैं, मिसल कह देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कपड़ा है, कपड़े पे यही चीज क्या करती है, पूंछ जो होती है जो अंदर है, अब ये मैल के अंदर घुस जाती है। ठीक है, अब मैल को में पकड़ बना लेती है। ठीक है, अब मैल पे पकड़ ये पूंछ बना लेती है, ये चारों तरफ जैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं, और ये मैल को वहां से एक तरीके से उखाड़ देती है। और जब हम इसमें पानी जल की धारा डालते हैं तो ये फिर क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं, मैल को पकड़ के ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे साबुन के शोधन की प्रक्रिया होती है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सही से। यहाँ पे हमने लिखा है, जब साबुन को जल में कम सांद्रता में घोला जाता है तो साबुन विद्युत अपघटन की तरह व्यवहार करता है, परंतु सांद्रता बढ़ाने पर साबुन के RCO- आयन मिसल बना लेते हैं। ठीक है, वही बात लिखी है। जब साबुन के घोल को कपड़ों के ऊपर डाला जाता है तो जो RCO आयन होते हैं जल की विरोधी पूंछ मैल के अंदर प्रवेश करने लगती है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है, अंत में मैल से पूरा कपड़ा उठ जाता है तथा RCO आयन उस मैल को तेल चिकनाई को केंद्र में लेकर उसके ऊपर मिसल बना लेते हैं। साबुन के घोल तथा तेल का पायस बन जाता है जो जल की धारा के साथ मैल को भी बहाकर लेकर चला जाता है। ये जो ऊपर मुंडी रहती है ये तो जल को प्यार करने वाली है, तो जल की धारा जब आती है तो ये इसी के साथ चले जाते हैं, और जब जब ये जाते हैं तो मैल भी उखाड़े लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये साफ करने की प्रक्रिया रहती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको समझा है, और इसको यहाँ पे एक हम ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, इसी से संबंधित है। तो सोप कैसे ऑयल या डर्ट पार्टिकल्स को कैसे साफ करता है। ये है मस्टर्ड ऑयल, इसको सबसे पहले वाटर में मिलाएंगे। इसके हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से ये वाटर में मिक्स नहीं होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट लेंगे और डिटर्जेंट को लेकर इसमें ऐड करेंगे। तो ये है हमारे पास डिटर्जेंट, और इसको जैसे ही इसमें हम ऐड करेंगे तो तुरंत क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहले पानी में तेल मिलाया तो घुला नहीं था, अब साबुन डाला है तो देखिए डिटर्जेंट क्या करता है, घुल गया है, बिल्कुल पहले डिसॉल्व कर देता है। देखो, और जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है अब तेल बिल्कुल घुल गया, तो फिर वो वाटर के साथ में बाहर निकल जाता है। तो ये था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें अपमार्जक पूछे जाते हैं, तो अपमार्जक जो निरमा होता है वो अपमार्जक होता है, वो भी साफ सफाई के लिए प्रयोग होता है, वो थोड़ा अच्छा काम करता है ऐसा माना जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है अपमार्जक किसे कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं, पूछें, पूरी बात जो है इसमें कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।